सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं और बुद्धिजीवी प्रबुद्ध जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं नरेंद्र कोचिंग की ओर से और स्वयं अनिल कुमार खेदड़ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल अस्वस्थता के चलते मैं आपके पास एक वीडियो नहीं भेज पाया, तो अब मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेके। और तीसरा महत्वपूर्ण राजस्थान का टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है प्रजामंडल आंदोलन। मैं वही टॉपिक आपके पास पहले भेज रहा हूँ जो टॉपिक आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जो अति महत्वपूर्ण है। हर तरीके के एग्जाम के अंतर्गत वो प्रश्न आते हैं। प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत कब हुई, कभी आंदोलन प्रगति पर आया, किस तरीके से ये बढ़ा। देखो, प्रजामंडल आंदोलन दो चीजों का नाम। एक शासन है कि देश में राष्ट्रीय भावना को एक संगठित रूप देना, और दूसरा उत्तरदायी शासन की स्थापना। एक तो देशभक्ति की भावना जो थी उसको एक संगठन का रूप देना, देशभक्ति संगठन का रूप देना। दूसरे नंबर की बात यह आती है इसमें एक उत्तरदायी शासन की स्थापना। यही सम्मिलित रूप से एक प्रजामंडल आंदोलन था। 1901 के बाद 1947 ईस्वी तक भारतवर्ष में कुल 562/565 रियासतें थी। 565/562। इन 562 या 65 में से सर्वाधिक जो रियासत थी वो सर्वाधिक रियासत 222 रियासत जो थी वो उस समय गुजरात, लेकिन महाराष्ट्र अलग नहीं था, गुजरात प्लस महाराष्ट्र जो क्षेत्र था इसमें शामिल थी। और इसमें 40% क्षेत्रफल था और 28% जनसंख्या निवास करती थी। लगभग क्षेत्रफल वो 40% है और जनसंख्या जो है वो यानी कितनी थी, 28% जनसंख्या थी इन रियासतों में। और इन रियासतों में एक प्रजामंडल की स्थापना करना इनका प्रमुख लक्ष्य था। उस समय राजस्थान के अंतर्गत जब एकीकरण में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी एकीकरण के दौरान? इनमें 19 रियासत थी। लेकिन 19 रियासतों में से एक रियासत ऐसी थी जहां पर प्रजामंडल स्थापित नहीं हुआ, और उस रियासत का नाम था टोंक। एकमात्र रियासत, और उस रियासत का नाम है टोंक। टोंक एक ऐसी रियासत थी जहां पर प्रजामंडल स्थापित नहीं हुआ। जबकि राजस्थान के पास 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, जिनमें कुशलगढ़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर प्रजामंडल स्थापित हुआ था। तो ठिकानों में जो कुशलगढ़ था वो कुशलगढ़ एक ऐसी स्थान था जहां पर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ये दोनों शब्दावलियां आपको याद रखनी। राजस्थान में प्रजामंडल जो क्षेत्र है उस प्रजामंडल में आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक चीज आपको पढ़नी पड़ती है 1927 से पूर्व का एक संगठन के रूप में आपको पढ़ना पड़ता है। एक आपको पढ़ना पड़ता है 1907 से 27 तक। एक 1927 संगठन के रूप में आता है। 1947 ईस्वी तक आपका जो संगठन के रूप में आता है। और एक 1907 और 27 के बीच का संगठन भी विकसित होता है। वैसे 2 संगठन भी आप कर सकते हो 1907 से 27 तक, और एक आप कर सकते हो 1927 से 1947। 3 बनाओ तो यूं बन जाएंगे 1907 से 1915, 1915 से 1927 और 1927 से 1947। ये 3 संगठन आपके इसके बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात आती है कि प्रजामंडलों की जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले चूरू सर्व हितकारिणी सभा से हुई थी। किससे हुई थी? तो आप नाम लिखेंगे, चूरू सर्व हितकारिणी सभा से इसकी शुरुआत हुई थी। और चूरू सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका नाम आता है कन्हैया लाल ढूड व गोपालदास स्वामी। दास स्वामी जो थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। ये एक ऐसा संगठन था जो शैक्षणिक और सामाजिक था। ये कैसा था?
शैक्षणिक और सामाजिक संगठन था। एक बात और मैं आपकी यहाँ पर तय कर दूं, इसकी जगह आपको एक चीज मिल सकती है, अर्ध राजनीतिक क्षेत्र आप इसको कह सकते हैं। ये जो चूरू सर्वहितकारिणी सभा जो है, इसने 2 नाटक मंचित करवाए थे। किसके लिए? समाज में चेतना के लिए। एक सत्य विजय और एक धर्म विजय। कितने नाटक मंचित करवाए? 2। एक धर्म विजय और दूसरे नंबर पे जो करवाया था सत्य विजय। धर्म विजय और सत्य विजय नामक 2 नाटक मंचित करवाए गए और उनके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रचार इनके द्वारा किया गया था। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि सन 1910 ईस्वी के अंतर्गत एक और संगठन स्थापित हुआ, गोपाल दास खैरवा और विजय सिंह पथिक के द्वारा, वीर भारत माता। तो दूसरा संगठन 1910 में स्थापित हुआ। 1910 ईस्वी के अंतर्गत वीर भारत माता नामक संगठन विकसित हुआ। इसके अंतर्गत जो शामिल हुए वो कौन थे? गोपाल दास जो खैरवा हैं वो इसके मूल संस्थापक रहे थे। इनके सहयोगी जो थे महत्वपूर्ण वो कौन थे? विजय सिंह जी पथिक थे। लेकिन इनका स्थापना में कोई बड़ा रोल नहीं है। बड़ा रोल जो है वो गोपाल दास खैरवा जी का इसके अंतर्गत बड़ा योगदान रहा है। ये महत्वपूर्ण रूप से ये चीज क्या होती है, इसके अंतर्गत शामिल होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि 1918 ईस्वी के अंतर्गत एक और संगठन मिला, चांदमल सुराणा। और चांदमल सुराणा ने एक संगठन स्थापित किया था और उस चांदमल सुराणा का संगठन था मारवाड़ हितकारिणी सभा। कौन सी सभा? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया। कहां पर हुआ? जोधपुर के अंतर्गत आप कह सकते हो, मारवाड़ क्षेत्र या जोधपुर क्षेत्र। ये चांदमल सुराणा ने जो एक मारवाड़ यहाँ पर आंदोलन भी चलाया था और उस आंदोलन का नाम था मारवाड़ तोल किसान आंदोलन, जिसमें जो किसान आंदोलनों में मैंने जिक्र भी किया था कि भाई यहाँ पर जो पहले 100 तोलों का एक शेर होता था उसको अब 80 तोलों का एक शेर कर दिया गया था। तो उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन भी चलाया था। एक नाम यहाँ पर बहुत ही जो नाम बढ़िया रूप से आता है, जो चांदकरण शारदा। एक ये तो चांदमल सुराणा, वो है चांदकरण शारदा का नाम आता है। ये दूसरे व्यक्ति हैं भी। और इस चांदकरण शारदा का योगदान सामाजिक सुधार में रहा। इसने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक तो इसने लिखी थी दलितों उद्धार। ये पुस्तक इसने लिखी थी, दलितों उद्धार नामक पुस्तक का लेखन कार्य जो किया गया था चांदमल सुराणा। और एक विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी थी, विधवा विवाह। देखो 2 चीजें मैं क्लियर कर दूं। एक तो ये कि विधवा विवाह को स्वीकृति देने वाले भारतीय वाइसराय का नाम पूछा जाए तो उस वाइसराय का नाम है केनी। और अगर ये पूछा जाए कि विधवा विवाह को स्वीकृति दिलाने वाले भारत के समाज सुधारक, तो उस समाज सुधारक में आपको लिखना पड़ेगा 1856 और उस व्यक्ति का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये विद्यासागर हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकृत करवाया था। और इनमें स्वीकृति में एक चीज और आती है यहाँ पर, और वो स्वीकृति में क्या आती है, इनकी एक पत्रिका थी ईश्वर चंद्र की, सोम प्रकाश नामक की क्या थी, पत्रिका थी, उसके अंतर्गत भी इसका जिक्र हुआ है। एक जिक्र मैंने बिचौलिया किसान आंदोलन में किया, मारवाड़ सेवा संघ, उसका गठन वर्धा में हुआ। उसके संगठनकर्ता विजय सिंह पथिक रहे। उसमें राजस्थान केसरी नामक पत्रिका निकाली, फिर उसको अजमेर लाया गया, फिर नवीन राजस्थान नाम की पत्रिका निकाली गई। ये 4-5 जो कंपटीशन के क्वेश्चन जो थे वो यानी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन 1920 ईस्वी के अंतर्गत एक सभा का गठन हुआ जिसको राजपूत मध्य भारत सभा, यानी राजपूत मध्य भारत सभा का गठन हुआ था। और उस राजपूत मध्य भारत सभा में कौन कौन से संगठन आपके आए, कौन कौन से व्यक्ति विशेष इससे जुड़े थे। तो राजपूत मध्य भारत सभा के प्रमुख संगठनकर्ताओं में विजय सिंह मेहता थे, गोवर्धन शर्मा थे जो इसके महत्वपूर्ण थे, राम नारायण जी चौधरी थे, राम नारायण जी चौधरी के अलावा विजय सिंह जी पथिक थे। ये कई व्यक्ति जो थे उन्होंने मध्य राजपूत सभा का क्या किया था, गठन किया था, जिसमें से जमुनालाल बजाज, जिसको गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है,
जिसका संबंध काशी का वास सीकर से इनका क्या था, महत्वपूर्ण संबंध था। इस मध्य राजपूत सभा का जो गठन किया गया था, उसका पहला अधिवेशन हुआ चांदनी चौक। और ये चांदनी चौक नामक स्थान कहां पर है भाई? दिल्ली। ये चांदनी चौक दिल्ली, उस समय दिल्ली भारत की राजधानी बन चुका था, क्योंकि 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। और उस समय 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग भारत के वायसराय बनकर आए और उन्होंने भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। और ये दिल्ली का चांदनी चौक एक जगह और भी आता है, और वो इसलिए आता है कि सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और उनकी जो सिखों के 5वें गुरु थे तेग बहादुर सिंह, 8वें गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या कर दी थी, और वो दिल्ली के चांदनी चौक नामक स्थान के ऊपर की थी औरंगजेब ने। तो ये चांदनी चौक दिल्ली का सिख संप्रदाय की एक पवित्र भूमि भी है, जहां पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है। तो चांदनी चौक में इसका क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ। इसका दूसरा अधिवेशन हुआ अमृतसर में हुआ। तीसरा अधिवेशन इसका जो हुआ था वो आपका अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत, तीसरा इसका प्रांतीय अधिवेशन जो हुआ, जिससे राजस्थान को एक नई गति मिली, यानी प्रजामंडल के क्षेत्र में एक नया सुधार यहाँ पर आया था। लेकिन प्रजामंडलीय आंदोलनों के अंतर्गत एक और संगठन बना जिसका नाम था अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, यानी संगठन का नाम क्या है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, और इसका गठन किया गया 1927 ईस्वी के अंतर्गत। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन कहाँ हुआ, बंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, बाबा रामचंद्र देव बने। इसके उपाध्यक्ष कौन बने, इसके उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक बने थे। विजय सिंह पथिक कहाँ के रहने वाले थे, बुलंदशहर यूपी के थे, लेकिन ये वर्तमान समय में कहाँ थे, ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से जुड़े हुए थे। वो विजय सिंह पथिक इसके उपाध्यक्ष बने। अन्य सदस्य जो इस समय इसमें शामिल हुए थे राजस्थान की ओर से, वो थे त्रिलोक चंद्र माथुर, यानी त्रिलोक चंद्र माथुर जो करौली प्रजामंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। दूसरे नंबर पर कन्हैया लाल खत्री, उस कल्त्री भी शब्द लिखा हुआ होता है इसका। उसके बाद में रामदेव पोदार जो थे वो भी इसके अंतर्गत शामिल थे। तो कई राजस्थान की ओर से इस प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो यहाँ पर एक शब्दावली आती है कि बाबा रामचंद्र देव हैं, विजय सिंह पथिक है, त्रिलोकचंद माथुर है, कन्हैया लाल है, रामदेव पोदार है और रामनारायण चौधरी जी है, जमनालाल बजाज जी है। ये कई व्यक्तियों ने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ और उसके अंतर्गत इन्होंने भाग लिया था। दूसरी चीज यहाँ पर एक आती है और वो ये आती है कि भाई अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के बाद में एक अधिवेशन हुआ हरिपुरा जो क्षेत्र है वो गुजरात का हिस्सा था। और हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, इस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो बने थे वो बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको नेताजी किसने कहा था, जर्मनी के चांसलर हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब आती है, 23 जनवरी को आती है। 2-3 बार राजस्थान पुलिस का प्रश्न पूछा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नारे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया था। इन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। उसकी 2 अलग अलग, यानी इन्होंने 3 बटालियन, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड बनाई। एक महिलाओं की झांसी की रानी ब्रिगेड बनाई थी इन्होंने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया। मलेशिया से इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
1944 में रंगून रेलवे स्टेशन से इसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इस पर भूलाबाई देशमुख जो आपके हैं, उनके नेतृत्व में जो जवाहरलाल जी नेहरू भी उनमें थे, तेज बहादुर स्कूल थे, उसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया था 1945 में, आजाद हिंद फौज मुकदमा, जो भी सुभाष चंद्र बोस पे लगा था। देखो जब टॉपिक आता है तो उसकी साइड की चीजें अगर याद होती हैं तो आप बहुत बेहतर कंपटीशन में, और आप अगर इतना ही है तो आप बेहतर कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा कि भाई जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और त्रिपुरा में फिर अध्यक्ष बने थे पट्टाभी सीतारमैया को हराकर, जो महात्मा गांधी के समर्थक थे उनको हराकर पुनः अध्यक्ष बने थे। फिर महात्मा गांधी जी ने कहा ये तो मेरी हार है, त्याग पत्र दे दी, तब इन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ा था। तो इस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद राजस्थान में जो या भारतवर्ष में जो ये प्रांतीय संगठन बन रहे थे, इन संगठनों को मान्यता देने पर जोर उठा था या इनके लिए प्रयास यहाँ पर चला था। और इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो है उसका राजस्थान में प्रांतीय अधिवेशन करवाया 1931 ईस्वी के अंतर्गत करवाया था रामनारायण चौधरी ने। आपके सामने दो प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कार्यालय खोला गया, तो वो तो 1928 में ही खोल दिया था राजस्थान में। कौन सी जगह? ब्यावर के अंतर्गत खोल दिया गया। और राजस्थान में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रांतीय अधिवेशन हुआ, तो उसके अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा रामनारायण चौधरी जी के प्रयासों से हुआ, और 1931 ईस्वी के अंतर्गत ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस संगठन के माध्यम से आपको पढ़नी पड़ती है। तो ये तो एक प्रारूप था। फिर 1938 के बाद स्वाधीन संग्राम तक, यानी जो अनेक संगठनों के माध्यम से, क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ये आगे बढ़े, इस प्रकार एक प्रजामंडल की पृष्ठभूमि तैयार हुई, एक स्वरूप तैयार हुआ उनका, जो प्रजामंडलों में अग्रणीतम भूमिका अदा की। अब मैं आपको एक प्रजामंडल आंदोलन पढ़ाता हूं, और उस प्रजामंडल आंदोलन का नाम है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। सबसे पहले कुछ बीकानेर के प्रश्न बता दूं ताकि बहुत अच्छा रह जाए। बीकानेर मारवाड़ का हिस्सा है, इसको कुरु चांगल प्रदेश कहते हैं। आखा तीज, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और बीकानेर स्थापना दिवस वैशाख शुक्ल तृतीया को आता है। इसकी स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से 23 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 1488 ईस्वी में इस बीकानेर रियासत की स्थापना की थी। ये जो बीकानेर है, इस बीकानेर में जो राष्ट्रीय जन जागृति है उसमें इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, या इस क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बीकानेर प्रजामंडल की शुरुआत का अगर पहला सानिध्य देखा जाए तो अभी मैंने एक शब्द बताया था कि बीकानेर के अधीन एक जगह और आती थी जिसका नाम था चूरू, और आपने ये बात भी लिखी है कि चूरू में एक सभा बनी थी, सर्व हितकारिणी सभा, ये भी बनी थी। उस समय जयपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति हुआ करते थे अर्जुनलाल सेठी, जो जैन स्नातक भी थे। पहले ऐसे व्यक्ति थे जो जैन धर्म से संबंधित थे। उसने वर्धमान के नाम से छात्रावास खोले, वर्धमान के नाम से पाठशालाएं खोली, वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन गए। लेकिन अर्जुनलाल सेठी जी की तरह कन्हैयालाल भूट और गोपाल दास स्वामी थे, उन्हें सर्व हितकारिणी सभा का गठन किया। सत्य विजय धर्म विजय शुरू में ही मैंने बताया। लेकिन इसने दो रूप बनाए, एक तो कबीर पाठशाला, और कबीर पाठशाला के अलावा एक चीज इन्होंने और बनाई थी, जो अनुसूचित जाति जनजाति इनके कल्याण के लिए तो बना दी कबीर पाठशाला, जिसमें आप ये कहोगे SC ST की शिक्षा के लिए। और एक इन्होंने बनाई पुत्री पाठशाला, जो बना दी थी बालिकाओं की शिक्षा के लिए। ये संगठन बना 1910 ईस्वी के अंतर्गत। बीकानेर ने पहले उर्दू में यहाँ काम होता था, फिर इन्होंने उर्दू की जगह हिंदी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया। 1913 ईस्वी के अंतर्गत पहली बार यहाँ पर विधान प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ। विधान प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ 1913 में, और 1917 में इस विधान प्रतिनिधि सभा का नाम बदलकर कर दिया विधान सभा, और इसकी सदस्य संख्या रख दी गई थी 35,
जो आगे चल के 37 में ये बढ़ा के कर दी गई थी 45। बीकानेर प्रजामंडल की शुरुआत का प्रथम श्रेय जो दिया जाता है वो नरेश मंडल को दिया जाता है। नरेश मंडल ओब्लिक नरेंद्र मंडल, इसके गठन का प्रावधान जो दिया गया वो 1919 के अधिनियम में दिया गया था। और नरेश मंडल के प्रथम चांसलर बने थे वो कौन बने थे? गंगा सिंह बने थे। गंगा सिंह को राजस्थान का जो भागीरथ कहा जाता है, तो ये गंगा सिंह वहां के उस समय पर जो नरेश मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय भोपाल के शासक हमीदुल्ला खां बने थे, तो ये अध्यक्ष बने। दूसरी बात देखिए आप, अब गंगा सिंह के काल से इसको गति पकड़ गई। यहां पर बीकानेर जो क्षेत्र है उसमें एक बात आपको करनी है, और वो क्या करनी है? एक बीकानेर के व्यक्ति थे जिसका नाम था विजय सिंह मेहता, और उसने एक पुस्तक लिखी थी बीकानेर में नादिर शाही। ये पुस्तक उसने लिखी थी नादिर शाही, जिसमें बीकानेर की व्यवस्था का उल्लेख किया। उस समय बीकानेर के जो सुधारक थे, प्रजामंडल के प्रति सक्रिय थे, उसके अंतर्गत रघुवर दयाल सिंह थे, हनुमान सिंह थे। हनुमान सिंह के अलावा मघाराम वैद्य थे, मघाराम वैद्य के अलावा लक्ष्मी शर्मा थे। ये कई व्यक्ति थे जो उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े हुए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े हुए थे तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब गंगा सिंह चले गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चले गए। इस पर मैं आपको 10% बताना चाहूंगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 30, 31 और 32। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में BR अम्बेडकर और राजस्थान की ओर से गंगा सिंह ने भाग लिया था। रियासतों का नेतृत्व किया था गंगा सिंह ने, और अनुसूचित जाति जनजाति का नेतृत्व किया BR अम्बेडकर ने। और यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 2 व्यक्ति राजस्थान के और गए थे, जिसमें अलवर के जयसिंह थे और धौलपुर के उदयभान सिंह, जिन्होंने भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां चले गए? लंदन। अब लंदन में ये बात उठाई जा रही थी कि देश के अंतर्गत क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, तो गंगा सिंह बहुत जोर शोर से भाषण दे रहे थे। तो उस समय वहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी थे और उसका नाम था लॉर्ड सेकी। उस लॉर्ड सेकी ने एक पंपलेट प्रस्तुत किया जिसका नाम था बीकानेर दर्शन। ये पंपलेट प्रस्तुत कर दिया। किसने कर दिया? लॉर्ड सेकी ने कर दिया। किसके लिए? जब गंगा सिंह वहां स्पीच दे रहे थे सम्मेलन में, तो लॉर्ड सेकी ने यह प्रस्तुत कर दिया अंतर्गत ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध और आपके विरुद्ध ये पंपलेट बांटे जा रहे हैं। तो गंगा सिंह थोड़े नाराज हुए, वापिस लौटे, और लौटने के बाद जिन्होंने ये बीकानेर दिग्दर्शन नाम के पंपलेट निकाले थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की घोषणा कर दी। और उन्होंने एक कानून बनाया, सार्वजनिक सुरक्षा कानून। कौन सा कानून बनाया? सार्वजनिक सुरक्षा कानून बनाया। और सार्वजनिक सुरक्षा कानून जो था, उस सार्वजनिक सुरक्षा कानून का मुख्य उद्देश्य यह था, इसे जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है, जो ब्रिटिश सरकार या रियासत की व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और बीकानेर में इसे एक संज्ञा दी गई थी, उसका नाम है काला कानून। इसको कौन सी संज्ञा दी गई थी? काला कानून के नाम से इसको संज्ञा दी गई थी, और इसे सार्वजनिक सुरक्षा कानून के नाम से संबोधित किया गया था। अब बीकानेर के अंतर्गत क्या हुआ कि ये व्यवस्थाएं और ज्यादा बढ़ी। तो एक पुस्तक और निकली, एक पत्रिका यहाँ पर, बीकानेर की तोथी पोथी। यानी जब गंगा सिंह ने इस कानून का व्यवस्था की तो एक और शब्द निकला, बीकानेर की पोथी के नाम से एक पत्रिका निकली। और तोती पोथी जो है उसमें बीकानेर की आंतरिक व्यवस्था का जिक्र किया गया और क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद हो तो इनको निर्वासित कर दिया यहाँ से। और जब इनको निर्वासित कर दिया गया तो निर्वासित करने के बाद जो मघाराम वैद्य थे, कौन थे भाई? मघाराम वैद्य। इन्होंने 1936 ईस्वी के अंतर्गत कोलकाता क्षेत्र में, यानी इन्होंने क्या कर दी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी थी। राजस्थान का पहला प्रजामंडल आंदोलन था
जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई, यानी राजस्थान के बाहर हुई है, कोलकाता के अंतर्गत यानी इसकी स्थापना हुई है। बीकानेर में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती रही। अब उन्होंने क्या किया, गंगा सिंह ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कर दिया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। 1938 ईस्वी के 36 में जब स्थापित हुआ तो 38 में इन्हीं क्रांतिकारियों ने बीकानेर प्रजा परिषद बनाई। क्या बनाई, बीकानेर प्रजा परिषद बनाई। गंगा सिंह ने यह सोच लिया कि भाई आपके सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपके विरुद्ध जा रही है और आपके साथ सहयोग में इस चीज में कोई चीज नहीं जुड़ पा रही है। क्यों नहीं जुड़ पा रही है, क्योंकि जब 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर जब झंडारोहण हो रहा था, स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा कर रहे थे, तो इसी गंगा सिंह के काल में चूरू के धर्म स्तूप पर कन्हैयालाल ढूंढ ने यानी कि झंडारोहण कर दिया था। तो ये बात एक सजगता में आ चुकी थी कि भाई बीकानेर के विरुद्ध क्रांतिकारी वो खड़े हो चुके हैं और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे। 1943 ईस्वी में बाध्य होकर गंगा सिंह ने 2 समितियां बनाई। एक संवैधानिक समिति बनाई और दूसरी जो समिति थी जिसका नाम था मताधिकार समिति। ये दोनों समितियां बनाई किसने, यानी जो गंगा सिंह ने बनाई थी 43 में। इनका उद्देश्य यह था कि प्रजातंत्र की स्थापना तो हो, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से प्रजातंत्र स्थापित हो और व्यवस्थित रूप से इसका जो है वो संचालन होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि इसकी गंगा सिंह की मौत हो गई और गंगा सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ पर राजा बने थे कौन से, शार्दुल सिंह बने थे। शार्दुल सिंह वो व्यक्ति है जिसने राजस्थान का पहला खेल स्कूल बनाया था, जिस खेल स्कूल का नाम है शार्दुल सिंह स्पोर्ट्स स्कूल। शार्दुल सिंह स्पोर्ट्स स्कूल बनाई थी। तो लेकिन पूरे भारत में ये पूछा जाए भारत में पहला खेल स्कूल कहाँ बना था, तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा मणिपुर। और राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय अगर आपको लिखना पड़ जाए, विश्वविद्यालय लिखना पड़े तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा 2011 जो झुंझुनू क्षेत्र में शामिल हुआ था। अभी ये दोरासर गांव जो है वहां पर ये खेल यूनिवर्सिटी बन रही है। गहलोत साहब ने ले जाने की कोशिश भी की थी जोधपुर, लेकिन फिर नहीं जा सकी थी। तो ये यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय, श्रीमती विमलेश चौधरी इसकी पहली कुलपति भी बनी थी, यानी कि विमलेश चौधरी जो थी वो इसकी कुलपति बनी थी। तो शार्दुल सिंह के काल में ये बात यहाँ पर हुई। यहाँ पर 2 घटनाएं बड़ी हुई थी। एक घटना तो 1946 में हुई थी, 1946 में, और उसको बीरबल सिंह नाम के स्वतंत्रता सेनानी थे और बीरबल सिंह नाम के स्वतंत्रता सेनानी ने 26 जनवरी को 1946 को झंडारोहण किया था और उसके विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें बीरबल सिंह झंडा तिरंगा लेके अलग क्रांति जला रहे, लेकिन जब उस पर लाठियां बरसाई गई, उसके साथ अमानुषिक व्यवहार किया तो बीरबल सिंह क्या हो गए, शहीद हो गए थे। और उस दिन बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि शहीद बीरबल सिंह का संबंध कहां से, 2 चीजें बीकानेर से जुड़ी हुई है। एक तो राजस्थान का पहला शहीद कौन है, तो राजस्थान का पहला शहीद जो आता है या राजस्थान का मंगल पांडे आपको नाम आता है, तो उसके अंतर्गत नाम आता है अमरचंद बाठिया या बीठिया भी आता है। ये बाठिया था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी, वो भी बीकानेर के थे। ये देश की क्रांति के समय मदद कर रहा है। और ये जो बीरबल सिंह है ये यानी कि झंडारोहण के लिए 26 जनवरी 1946 ईस्वी जो है उसके अंतर्गत ये कर रहे हैं यहाँ पर जो प्रयास कर। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, ये 26 जनवरी 1946 वाली बात आती है, 46 को बीरबल सिंह ने, लेकिन बीरबल सिंह ने इस तिरंगा अलख में जो इसकी मृत्यु हुई है उसकी तिथि दूसरी है, वह 30 जून 1946। हाँ, झंडारोहण की तिथि तो 26 जनवरी 1946 से ये यात्रा आपकी चली थी, एक बड़े स्तर के ऊपर आपकी यात्रा चली थी। लेकिन अगर मृत्यु की तारीख आपसे पूछी जाती है तो 30 जून 1946 को है। और इसके बाद में 2 व्यक्ति जुड़ गए थे। बीरबल सिंह की पत्नी थी मूली देवी और इसकी पुत्री थी चंपा देवी। ये दोनों भी इनकी क्या रही, साक्षी रही और यहाँ से बीकानेर की गतिविधियों में एक क्रांतिकारी रूप ले लिया था। लेकिन इस घटना के बाद में क्या हुआ कि नवंबर सन 1946 ईस्वी में एक घटना हुई थी, कांगड़ा कांड।
कांगड़ा कांड क्या हुआ, ये किसानों की जो फसल थी और जो वहां पर फसलबाड़ी जो होते थे उसमें बर्बाद कर दिया गया था, उसको नष्ट कर दिया गया था, तो उस घटना को कांगड़ा कांड कहा गया है। मैं एक बार पुनः आपकी एक चीज क्लियर कर दूं कि 26 जनवरी 1946 को बीरबल सिंह जी ने जो तिरंगा फहराते हुए एक तिरंगा अलग जगाने का प्रयास किया था और उस पर अमानुषिक व्यवहार हुआ था। 30 जून 1946 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी साक्षी रही थी मुनि देवी पत्नी और चंपा देवी। 30 जून को बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता के दौरान जो शहीद बीरबल सिंह थे उनका संबंध इससे है, लेकिन क्रांति के समय जो शहीद होने वाले थे अमरचंद बाठिया, उनका संबंध जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी, उसको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं और राजस्थान का पहला शहीद भी उसे कहा जाता है। इस तरीके से राजस्थान के जो प्रजामंडल है उन प्रजामंडलों में है। फिर आगे एकीकरण पे आप आ जाते हो कि 7 अगस्त सन 1947 को शार्दुल सिंह ने इंस्ट्रूमेंट सेक्शन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और वो राजस्थान का क्या बन गया था, हिस्सा बन गया था, राजस्थान की एक अभिन्न इकाई बन गया था। तो इस तरीके से राजस्थान के प्रथम अध्याय के रूप में आपने प्रजामंडल आंदोलनों की व्यवस्था और बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा। आपने जो पढ़ा है वो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट नरेंद्र अकेडमी के द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और जो भी कमियां हैं उनको पहुंचाएं ताकि एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे संस्थान के रूप में हम आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।